दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर। और दोस्तों इस मॉडल पेपर में टोटल हम लोग 48 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि 48 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। और दोस्तों अगर आप लोग हिंदी का, संस्कृत का, सामाजिक विज्ञान का, गणित का मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो जाकर के यूट्यूब पर लिखिए हाई टारगेट मैथ मॉडल पेपर या फिर हाई टारगेट साइंस मॉडल पेपर, इस तरह से सर्च कीजिएगा तो आपके सामने मॉडल पेपर आ जाएगा। वहां से देख करके आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका अब रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके पास एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो अब आप लोग रिवीजन में लग जाइए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न कहता है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। यानी कि दोस्तों सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है और सूर्य के साथ साथ जितने भी तारे हैं उनमें जो विशाल ऊर्जा का स्रोत है उसका कारण क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सूर्य में और अन्य तारे में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, यानी कि उसमें नाभिकीय संलयन होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए कहता है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दोस्तों दर्पण का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते होंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, उसका जवाब आपको खुद से देना है कि जो साइड मिरर होता है, यानी कि जो वाहन में साइड मिरर होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए और अगर आपका उत्तर सही रहेगा तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे कि आपका उत्तर सही है, और अगर आपका गलत रहेगा तो आपको बता देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों टिंडल प्रभाव है उसको कहाँ देखा जा सकता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है जंगल में, बाजार में, खेतों में और इनमें से सभी में। तो दोस्तों जो टिंडल प्रभाव है उसको जंगल में देखा जा सकता है, यानी कि यह कोलाइडी विलियन में देखा जाता है और साथ साथ इसको आप लोग जंगल में भी देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तारे का टिमटिमाने का जो व्याख्या है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न को। देखिए कहता है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो मानव का नेत्र होता है यानी कि आँख होता है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो प्रतिबिंब का प्रकृति होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों मानव के नेत्र पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद छठा प्रश्न देखिए न्यूमेरिकल है। कहता है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 200 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा कमाना, यानी कि आपको टाइम दिया हुआ है 1 मिनट और आपको कूलम दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है कितना, 120 कूलम। कह रहा है कि आपको विद्युत धारा का मान निकालना है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ पर क्यू कितना दिया हुआ है, 120 कूलम दिया हुआ है और टी कितना दिया हुआ है, तो टी को हम लोग सेकेंड में लिखेंगे, यानी कि आपको 1 मिनट दिया हुआ है तो इसको हम लोग 60 सेकेंड लिखेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हुआ, 2 आ गया, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। दोस्तों धन और ऋण का चिन्ह किस में नहीं होता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में आमीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है कुंडली और डी दिया गया है
विद्युत सेल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कॉइल, यानी कि कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। बाकी ये मीटर में, वोल्ट मीटर में और विद्युत सेल में प्लस और माइनस का यानी कि धन और ऋण का चिन्ह होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो दोस्तों लघु पथन जब होता है तो परिपथ में यानी कि जो सर्किट होता है उसमें विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। यानी कि आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरक या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर पूछा गया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा माइकल फैराडे। किसने? माइकल फैराडे ने, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो देखिए उत्तल लेंस होता है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, यानी कि किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, यानी कि अवतल लेंस में जो आवर्धन है एम, इसका मान कितना होता है? कि आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों आवर्धन बराबर होता है v बटा यू। क्या होता है? v बटा यू होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों पूछ दिया कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन है उसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता, यानी कि यह मात्रक विहीन होता है। देखिए ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं कि आवर्धन का एसआई मात्रक बताइए। तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक नहीं होगा, इसका ये क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। यानी कि देखिए भी यानी कि वोल्ट दोनों, सॉरी भी यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब का दूरी, और यहाँ पर यू है वस्तु की दूरी, और दोनों दूरी का अगर हम लोग मीटर मीटर लिखेंगे तो मीटर मीटर दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यह इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यह मात्रक विहीन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है, यानी कि आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है यही आपको बताना है। तो जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि यहाँ पर r बराबर 2f इसको लिख सकते हैं, या फिर f बराबर क्या होगा? f बराबर होगा r/2। इस तरह से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है मानव नेत्र में। दोस्तों मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो देखिए मानव नेत्र कैसा होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। मानव नेत्र होता है वो इस प्रकार का होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये पलक है, तो मानव का नेत्र इस प्रकार से होता है। तो कैसा होता है? उत्तल होता है। मानव नेत्र कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी रिवीजन कर लीजिए। कहता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, यानी कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टिपटल या फिर रेटिना, दोनों एक ही नाम है। अगर दृष्टिपटल ऑप्शन में रहे तो दृष्टिपटल होगा, रेटिना रहे तो रेटिना होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 15 नंबर सवाल। कहता है कि विद्युत जनित्र। दोस्तों जनित्र किसे कहा जाता है? जनरेटर को कहा जाता है। तो यहाँ पर विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। तो दोस्तों विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत जनरेटर का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो इसमें बायोगैस ईंधन कौन नहीं है? इसमें जो नाभिकीय ऊर्जा है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन होगा? तो देखिए कोयला आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो कोयला भी होगा, लकड़ी दिया हुआ है तो लकड़ी भी होगा, गोबर गैस तो गोबर गैस भी होगा, यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा? ये सभी यानी कि तीनों है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है एथेनोइक अम्ल का समानता क्या कहा जाता है, यानी कि एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एथेनोइक अम्ल को एसीटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एसीटिक अम्ल कहा जाता है।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर हैं। तो दोस्तों संगीत के आप लोग जानते होंगे कि 7 सुर है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस आप जानते होंगे। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति क्या हो जाती है। यानी कि वायुरोधी जिसमें वायु आर पार नहीं होता है, उसमें अगर हम लोग खाद्य सामग्री यानी कि खाने वाला सामग्री रखेंगे तो उसमें उपचयन की गति है वो धीमी हो जाती है। यानी कि ऑप्शन ए आपको सही आंसर होगा। यानी कि इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसमें उपचयन का जो गति होगा वो धीमा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपको बताना है कि अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग है। दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का रंग है, तो देखिए इसको आप कैसे याद कर सकते हैं आसान तरीका से। देखिए सिल्वर, सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी। और चांदी का रंग कैसा होता है, तो चांदी का रंग आप लोग जानते होंगे कि श्वेत होता है, यानी कि सफ़ेद जैसा होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन। देखिए 23वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि समीकरण CaCO3 यानी कि यह चूना का सूत्र है, इसमें अगर ऊष्मा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, CaO प्लस CO2 किस प्रकार की समीकरण, यानी कि यह किस प्रकार का समीकरण है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण में क्या हो रहा है कि यहाँ पर CaCO3 में जब हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं तो यह CaO और CO2 में टूट जा रहा है, यानी कि यह वियोजन हो रहा है। टूटना मैंने आप लोग समझते होंगे वियोजन को ही कहा जाता है टूटना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन। और अगर जुटेगा तो क्या होता है, संयोजन। आप लोग जानते होंगे जुटेगा तो संयोजन और टूटेगा तो वियोजन। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां क्वेश्चन। देखिए 24वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है। यानी कि लाल तप्त यानी कि लोहा है वो लाल तप्त है, उसको आग पर गर्म करके लाल कर दिया गया है, और उस पर हम लोग जल वाष्प यानी कि जो जल का भाप होता है उसको अगर हम लोग प्रवाहित करेंगे लाल तप्त आयरन पर तो कौन सा यौगिक बनेगा। तो देखिए इसमें कौन सा यौगिक बनेगा, तो इससे बनेगा Fe3O4। क्या बनेगा, Fe3O4। यानी कि 24 का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन, इसको बहुत बार बताए हैं कि मानव शरीर का जो pH पारस होता है वो कितने बीच रहता है। यानी कि मानव शरीर का जो pH मान होता है उसका पारस कितना से कितना के बीच में कार्य करता है। तो देखिए 25 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 7 से 7.8 तक, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र। देखिए बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो बेकिंग पाउडर को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडा। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब भी बाई लग जाए यानी कि जब भी कोई पदार्थ में बाई लगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इस तरह से अगर आएगा तो वाई रहेगा तो उसमें क्या करना है, आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है, यानी कि NaHCO3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। दोस्तों ये आयनिक यौगिक कौन है, यानी कि उसको अगर हम लोग जल में घोलेंगे तो वह प्लस और माइनस में टूट जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक। तो देखिए यहाँ पर CH4 दिया हुआ है, उसके बाद CO2 दिया हुआ है, और उसके बाद CaCl2 दिया हुआ है, और NH3 दिया हुआ है। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि उसमें क्या होगा, उसमें धातु भी होगा और अधातु भी होगा, तभी वह आयनिक यौगिक होगा। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम है, तो कैल्शियम और क्लोराइड है, क्लोरीन है सॉरी। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसको अगर हम लोग जल में घोलेंगे तो Ca यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा और क्लोरीन माइनस हो जाएगा, यानी कि यह इसमें 2 आयन में टूट जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील पदार्थ कौन है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील देखिए तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम। तो इसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, गोल्ड है, यानी कि सोना है, और यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि यह कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट या फिर 20 कैरेट या फिर 12 कैरेट या फिर 22 कैरेट। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन का ये तो कहता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो दोस्तों वायुमंडल में CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना है? तो 0.03% है। कितना है? 0.03%, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होता है? H2SO4, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो दोस्तों जहाँ पर एसिड का बात किया जाएगा वहाँ पर क्या होगा? COOH होगा। क्या होगा? COOH। तो देखिए COOH कहाँ है? तो ऑप्शन बी में है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो COOH, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्रियाशील मूलक होता है। चलिए उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होती है। इसको बहुत बार बता चुके हैं कि ऑक्सीजन का अणु सूत्र होता है O3। तो इसमें कितना ऑक्सीजन का अणु है? 3 अणु है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 34 नंबर सवाल। देखिए 34 नंबर सवाल क्या कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, यानी कि क्षैतिज पंक्तियाँ कितना है? दोस्तों आवर्त सारणी में कितना आवर्त है, यानी कि क्षैतिज कहने का मतलब वो इस प्रकार से क्षैतिज हुआ, और ये कहे इस तरह से रहेगा तो कहेगा उदर्ग। तो क्षैतिज पंक्तियाँ कितना होता है? 7 होता है। यानी कि इसमें कितना आवर्त होता है? 7 आवर्त होता है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं समझ करके, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है एक एक प्रश्न को। देखिए 35वां क्वेश्चन कहता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन में क्या बनता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जायगोट। क्या बनता है? जायगोट बनता है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 36 नंबर सवाल। देखिए 36वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान सा सवाल है। देखिए कहता है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। दोस्तों किसी जीव का जीनी संरचना, यानी कि उसके जीन का संरचना होता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि अगर जीनोटाइप कहलाता है, जीनोटाइप, और इसी का अन्य नाम क्या है? जीन प्रारूप। जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? तो देखिए इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हरा पौधा क्या हो गया? उत्पादक हो गया। तो हरा पौधा को कौन खाता है? ग्रेसहोफर, यानी कि टिड्डा खाता है। ग्रेसहोफर मतलब होता है टिड्डा, इसको टिड्डा खाएगा। और टिड्डा को कौन खाएगा? तो टिड्डा को मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। तो इसमें उपभोक्ता पूछा गया है, तृतीय उपभोक्ता कौन है? तो इसमें तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा सांप। देखिए कैसे? तो पहला हरा पौधा, तो हरा पौधा तो उत्पादक होगा, ये तो उपभोक्ता नहीं होगा। तो हरा पौधा के बाद कौन खाएगा? हरा पौधा को ग्रेसहोफर खाएगा, यानी कि टिड्डा खाएगा। तो ये पहला उपभोक्ता हो गया। उसके बाद ग्रेसहोफर टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। तो यह द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और मेढक को कौन खाता है? तो सांप खाता है, यानी कि सांप हो गया वो तृतीय उपभोक्ता हो गया। और अगर पूछ देगा कि उत्पादक कौन है, तो उत्पादक हो जाता है हरा पौधा। इसको आप समझ लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है रक्त में आयरन की कमी से, यानी कि जब रक्त में आयरन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और अगर पूछ दिया कि इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? दोस्तों कवक क्या होता है कि जो जीव जंतु मर जाते हैं, जीव जंतु जब मर जाते हैं तो उनके शरीर पर वो बैठ करके, यानी कि उसके शरीर पर जा करके उसको पूरी तरह से अवशोषण करके उसको मिट्टी में मिला देता है, यानी कि वह मरे हुए जीव को खाता है। यानी कि वो इसमें क्या होता है? मृत जीवी पोषण होता है। क्या होता है? मृत जीवी पोषण। इसको आप इस तरह से याद कीजिए। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल। कहता है कि ऑक्सीजन है। दोस्तों ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन है वो एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। दोस्तों मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो मानव में जो नेफ्रॉन है वो मानव का डायलिसिस थैली है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए
42 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए, अब भोजन हम लोग खा लिए, भोजन खा लिए, पेट में चल गया। अब क्या होता है, हम लोग जब श्वास लेते हैं, यानी कि जब भोजन में ऑक्सीजन का योग होता है तो वह पचता है। ऑक्सीजन जब हम लोग श्वास लेते हैं तो भोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि भोजन में जाकर ऑक्सीजन जुड़ता है और उससे अभिक्रिया करता है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा तो उसको कहते हैं उपचयन। तो भोजन का पचना कौन से अभिक्रिया हो गया, उपचयन हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। दोस्तों, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो देखिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ है किण्वन, बौनापन, मधुमेह और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहा जाता है निषेचन। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो आपको निषेचन में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 44 नंबर सवाल। देखिए, 44वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। दोस्तों, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है। तो देखिए, सरसों दिया हुआ है, गुड़हल दिया हुआ है, गुड़हल यानी कि हुड़हुल का जो फूल होता है उसी को गुड़हल कहा जाता है। उसके बाद पपीता है और मटर है। तो इसमें एक लिंगी पादप कौन है, एक लिंगी पादप कौन है। इसमें एक लिंगी पादप हो जाएगा पपीता, और बाकी जो है वो सब द्विलिंगी है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। दोस्तों, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में। अब देखिए, इसका आपको उदाहरण आप अपने किताब में देखे होंगे। तो ये देखिए, ईस्ट होता है वो इस तरह से होता है, ईस्ट है वो इस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है, शरीर के एक भाग पर इस तरह से बन जाता है, इस तरह से एक अलग ईस्ट तैयार हो जाता है, और ये भाग कट करके यह नए जीव के रूप में बन जाता है। यानी इसमें क्या होता है, मुकुलन होता है। तो ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन। और अमीबा में क्या होता है, अमीबा में होता है विखंडन। अमीबा में देखिए, जैसे एक अमीबा है तो यह, जैसे इस प्रकार से अमीबा है तो यह दो अमीबा में टूट जाता है, यानी कि विखंडन हो जाता है। द्विखंडन या फिर विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। चलिए उसके बाद कहता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा एनोफ्लीज, यानी कि मलेरिया मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर क्या है, तो उसका नाम है मादा एनोफ्लीज। कहता है कि किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले जितने भी मच्छर हैं वो गंदा जल में रहते हैं, मलेरिया उत्पन्न करने वाले गंदा जल में। और इसी का एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो साफ जल में रहता है। कैसा जल में, साफ जल में रहता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। डेंगू कहेगा तो साफ जल, और मलेरिया कहेगा तो गंदा जल। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न कहता है ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों, ओजोन परत है, देखिए ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी को रक्षा करता है। तो जो ओजोन परत है उसका अनुसूत्र होता है O3। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये कहाँ पर पाया जाता है, ओजोन परत है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो जो बहिर्मंडल है, यानी कि जो वायुमंडल, आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो बहिर्मंडल है उसमें ओजोन परत है। तो बहिर्मंडल को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में।